हम महिलाओं को भी इस बात का पूरा विश्वास था कि जब भी हमको परंपरा के नाम पर, संस्कार के नाम पर दबाया जाएगा, तो संविधान हमारी मदद करेगा और हमको इन परंपराओं से, इन संस्कारों से बचाने का काम करेगा। लेकिन अब जी वो विश्वास टूट रहा है कि पिछले अब 9 साल में महिला सुरक्षा को लेकर के भाजपा की सरकार की क्या भूमिका रही है, और हम्म, तमाम उदाहरण सामने आए थे कि उन्होंने कैसे बलात्कारियों को और अपराधियों को पूरी तरह से संरक्षण देने का काम किया है। तो अब इससे इसका जो दूसरा पहलू है, एक तो ये है कि महिलाओं के लिए फिर न्याय पाना कितना मुश्किल है, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप सोचिए, आज अगर हम देखें कि सरकार जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, जो एक उनका मंत्री है आरोपी, उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है, सेंगर के साथ क्या किया था, तो समाज के अंदर लड़कियों के माँ बाप को क्या संदेश जा रहा है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, और माँ बाप के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि आप अपनी लड़कियों को बिल्कुल घर के अंदर बंद कर डालिए, आप उनको कहीं जाने मत दीजिए, आप उनको पढ़ने मत जाने दीजिए, आप उनको नौकरी मत करने दीजिए, क्योंकि अगर वो घर से निकली तो वो इतनी बेवकूफ हैं, इतनी नादान हैं कि पहला मौका पाते ही वो किसी मुसलमान लड़के के साथ भाग जाएंगी। ये सुबह से शाम तक बात कही जा रही है। अगर ये सती नहीं होती हैं तो विधवा का जीवन इतना कड़वा और इतना कठिन किया जाना चाहिए कि उनको लगे कि सती हो जाते, अपनी पति के चिता पर जल जल जाते तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब ये उनकी कल्पना है एक विधवा के जीवन को लेकर के। तो अगर वो विधवा बनी रहती हैं, जिंदा रहती हैं विधवा अवस्था में, तो फिर उनको अपने बेटे के नियंत्रण में रहना चाहिए। लेकिन उनको अपने ऊपर किसी तरह का नियंत्रण रखने का कोई सवाल मनुस्मृति में नहीं है। अब मनुस्मृति वर्ण आश्रम धर्म को बनाए रखने की बात करती है, वो उसको बहुत उचित व्यवस्था मानती है, वो असमानता को ही बनाए रखना चाहती है। महिलाओं का अधिकार तो कहीं भी मनुस्मृति के अंदर है ही नहीं। सावरकर का हिंदुत्व पढ़े तो उसमें वो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हमारे इस देश में जो हमारे देश के सच्चे नागरिक हैं, वो वही हैं जो इस देश को अपना कर्म भूमि और अपनी जन्मभूमि मानते हैं और अपनी पूज्य भूमि मानते हैं। जो लोग सरकार चला रहे हैं, इनका पीछे से इनका नियंत्रण आरएसएस करती है, और आरएसएस के नेताओं ने 1949 में ही कह दिया था बहुत स्पष्ट तरीके से, जब संविधान पारित हो रहा था, कि हम इस संविधान को नहीं मानते, ये संविधान हमारे लिए कोई न्याय शास्त्र नहीं है। हमारे लिए तो इस देश में एक ही उपयुक्त न्याय शास्त्र है और वो है मनुस्मृति। और जो हमारे देश की सरकार को चला रहे हैं, वो मनुस्मृति के आधार पर ही देश को चलाना चाहते हैं और संविधान की जगह मनुस्मृति द्वारा लेना चाहते हैं। वर्ण जाति महिला और मनुस्मृति, आज चर्चा इसी विषय पर। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। इस विषय पर चर्चा के लिए सुभाषिनी अली जी हैं, आप सब जानते हैं, सोशल वर्कर हैं, लीडर हैं और अम्बेडकर नामा पर लगातार विभिन्न विषयों पर पढ़ के तैयारी करके आती हैं और बोलती हैं बेबाकी से। आप बहुत बड़ी संख्या में इनको सुन भी रहे हैं। तो आज चर्चा होना है मनुस्मृति और वर्ण जाति महिला के प्रश्न को लेकर। इसी पे आप बने रहिए, लगातार देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। जी, आप तैयारी पूरी हो गई है मनुस्मृति, वर्ण जाति और महिला? जी, जी बताएं। इसको तो जितना पढ़िए उतना कम है। हाँ, तो क्या क्या बताएं ना जरा, हमारे दोस्तों को भी बताएं क्या क्या आपने पढ़ा अभी। देखिए, ये तो एक विषय है जिसमें पिछले 4-5 साल या समझ लीजिए 7-8 साल से ही मुझे दिलचस्पी होने लगी। और मैं समझती हूँ बहुत, वैसे अगर सिर्फ इसको एकेडमिकली देखें, थ्योरेटिकली देखें तो मजा बहुत आता है, लेकिन फिर तकलीफ भी बहुत होती है कि इस तरह के सिद्धांतों को लेकर के कोई देश चलाना चाहता हो, कोई समाज की रचना करना चाहता हो, जी। और ऐसा नहीं कि कुछ पागल लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं, बल्कि जो बहुत समाज के का बड़ा तबका है,
जो इन विचारों से प्रभावित है। और आज तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे देश की सरकार को चला रहे हैं, वो मनुस्मृति के आधार पर ही देश को चलाना चाहते हैं और संविधान की जगह मनुस्मृति द्वारा लेना चाहते हैं। तो ये फिर पूरे समाज के लिए और खासतौर से महिलाओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि फिर इसका मतलब उनके लिए और उनके अधिकारों के लिए क्या होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि आप जो बात कहती हैं वो बहुत बेतुकी हैं, लेकिन इसका प्रमाण दिया जा सकता है। पहली बात तो ये है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं, इनका पीछे से इनका नियंत्रण आरएसएस करती है। और आरएसएस के नेताओं ने 1949 में ही कह दिया था, बहुत स्पष्ट तरीके से, जब संविधान पारित हो रहा था, कि हम इस संविधान को नहीं मानते। ये संविधान हमारे लिए कोई न्याय शास्त्र नहीं है। हमारे लिए तो इस देश में एक ही उपयुक्त न्याय शास्त्र है और वो है मनुस्मृति। और ऐसा नहीं कि उन्होंने उस वक्त ये कह दिया या तहश में कह दिया। लगातार अगर आप गोलवलकर को पढ़ें, अगर आप दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ें, बाद में आप दत्तोपंत ठेंगड़ी और ये जो भागवत जी और जो तमाम इनके रहे हैं सर संचालक, तो सब ने कहीं ना कहीं मनुस्मृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है और मनुस्मृति की बहुत प्रशंसा की है कि हमारे समाज को बनाए रखने में मनुस्मृति ही कारगर साबित हो सकता है। तो अब ऐसी हालत में हमको सोचना है कि हमें क्या इसके बारे में सोचना चाहिए। तो आप पता नहीं कहाँ से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ सवाल भी आने चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि पिछले 9 साल के अंदर जब से ये सरकार आई है, तो इन्होंने क्या क्या किया है जो हमें ये प्रमाणित करता है कि वास्तव में वो मनुवादी तरीके से ही शासन करना चाहते हैं। और यहाँ पर 2-3 बातें हम कहना चाहेंगे कि एक तो वो ये नहीं कहते हैं अब कि हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते या हम छुआछूत को मानते हैं, क्योंकि उनके सामने एक उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उनकी बहुत बड़ी योजना है। और उनकी योजना क्या है कि वो समस्त हिंदू समाज को अपने पीछे एकताबद्ध करना चाहते हैं और उसको एकताबद्ध करके हमारे देश की जो संरचना है, जो संवैधानिक संरचना है, उसको बदल करके एक हिंदू राष्ट्र में इस देश को परिवर्तित करना चाहते हैं। जब वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे धर्म से संबंधित है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र हो या हिंदुत्व हो, इसकी व्याख्या सावरकर और तमाम इनके नेता कर चुके हैं। इनका धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये एक राजनीतिक योजना है, परियोजना है, जो कि कुछ खास सिद्धांतों पर आधारित है। तो ये सिद्धांत क्या है? अब एक तरफ तो अगर हम सावरकर का हिंदुत्व पढ़ें, तो उसमें वो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि हमारे इस देश में जो हमारे देश के सच्चे नागरिक हैं, वो वही हैं जो इस देश को अपना कर्म भूमि और अपनी जन्मभूमि मानते हैं और अपनी पूज्य भूमि मानते हैं। जो लोग इसको अपनी पूज्य भूमि नहीं मानते, वो फिर हमारे देश के बराबर के नागरिक नहीं हो सकते हैं। तो पहले ही उन्होंने देश के आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बराबरी की नागरिकता से बिल्कुल अलग कर दिया है। फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि हमें कैसा राष्ट्र बनाना है, इसके नियम कानून कैसे होने चाहिए। और सब गोलवलकर हों, ये आपके उपाध्याय हों या आपके सावरकर हों, सब ये कहते हैं नहीं, मनुस्मृति के आधार पे ही हमको इस देश को चलाना है। अब मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति वर्ण आश्रम धर्म को बनाए रखने की बात करती है। वो उसको बहुत उचित व्यवस्था मानती है। वो असमानता को ही बनाए रखना चाहती है। महिलाओं का अधिकार तो कहीं भी मनुस्मृति के अंदर है ही नहीं। मतलब अगर जो उच्च जातियों में महिला पैदा हुई है, अगर उनको लगे कि उनका वर्चस्व मनुवादी व्यवस्था में भी बना रहेगा, तो उनकी सोच भी बिल्कुल भ्रमित है। क्योंकि मनुस्मृति तो तमाम महिलाओं के अधिकारों का कुठाराघात करता है। उसमें तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है
कि महिलाएं अपने बारे में कोई भी फैसला करने में मतलब समर्थ है ही नहीं। उनमें वो ताकत, वो कुव्वत है ही नहीं कि वो अपने बारे में कोई फैसला करे। इसलिए उनको हमेशा किसी के अधीन रहना चाहिए। और यहाँ पर वो महिलाओं के बारे में बहुत घटिया घटिया बातें करते हैं कि ये मतलब बहुत मर्दों के पीछे भागने वाली हैं, इनको मर्दों की सोबत बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, किसी तरह के भी मर्द को ये पसंद करने लगती हैं, अपने आप पर बिल्कुल ये नियंत्रण नहीं रख पाती हैं, इसलिए उनको किसी न किसी पुरुष के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। जब ये पैदा होती हैं तो बाप के नियंत्रण में होना चाहिए, जब ये थोड़ी बड़ी होती हैं तो इनकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए और किसी पति के नियंत्रण में इनको आ जाना चाहिए। जब तक शादी नहीं होती है तब तक भाई के नियंत्रण में रहना चाहिए। और मान लीजिए इनके पति का स्वर्गवास हो जाता है तो या तो इनको सती हो जाना चाहिए। यहाँ सती के बारे में कहा गया है और कहीं कहीं व्याख्या में यहाँ तक लिखा है कि अगर ये सती नहीं होती हैं तो विधवा का जीवन इतना कड़वा और इतना कठिन किया जाना चाहिए कि उनको लगे कि सती हो जाते, अपनी पति के चिता पर जल जल जाते तो ज्यादा अच्छा होता। मतलब ये उनकी कल्पना है एक विधवा के जीवन को लेकर के। तो अगर वो विधवा बनी रहती हैं, जिंदा रहती हैं विधवा अवस्था में, तो फिर उनको अपने बेटे के नियंत्रण में रहना चाहिए। लेकिन उनको अपने ऊपर किसी तरह का नियंत्रण रखने का कोई सवाल मनुस्मृति में नहीं है। अब अगर आप कहें कि अरे वो तो बहुत पुराने जमाने की बात है, अब तो लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, महिला पढ़ लिख गई हैं, उनको बहुत सारे मतलब अधिकार भी मिले हैं वगैरह वगैरह, तो ये तो अब सोच पुरानी हो गई है। लेकिन क्या सोच पुरानी हुई है? आप देखिए अभी जो ये लव जिहाद की चर्चा चलती है, जो ये जी। पूरी चर्चा चल रही है कि हिंदू लड़कियां पटाई जा रही हैं, उनको मुस्लिम हम्म। लड़के पटा रहे हैं, उनको मुस्लिम लड़के बेवकूफ बना रहे हैं, उनको मतलब पता नहीं किस तरह से अपने वश में कर रहे हैं। तो इसमें एक तरफ तो वो मुस्लिम लड़कों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे तो लगता है कभी कभी कि उनको ज्यादा उनके आकर्षण को बढ़ा रहे हैं, पता नहीं मुझे। लेकिन चुंबक हिंदू चुम लड़कियों के चुम बारे में क्या क्या कह रहे हैं? क्या वो हिंदू लड़कियों चुंबक चुंबक के साथ पैदा होते हैं क्या? है चुंबक के साथ पैदा होते हैं? पता नहीं, लेकिन हिंदू मैग्नेटिक लड़कियों के फोर्स। बारे में वो जो बातें कहते हैं, हिंदू लड़कियों हम्म। के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि ये बेवकूफ होती हैं, ये नादान होती हैं, इनका कोई दिमाग नहीं है, ये फैसला करने के लायक ही नहीं है। और इसीलिए अब आप कहानियां देखिए जो आ रही हैं, एक लड़का 3 साल से एक लड़की को जानता था और उसने उसको बताया कि मैं हिंदू हूँ और वो मान गई। मतलब ये कौन मान सकता है? आप 3 साल से किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, उसके साथ संबंध है और आपको नहीं पता कि वो कौन है क्या है। मतलब क्या समझते हैं वो लड़कियों को? लेकिन लड़कियों के बारे में वो यही बातें प्रचारित कर रहे हैं और माँ बाप के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि आप अपनी लड़कियों को बिल्कुल घर के अंदर बंद कर डालिए, आप उनको कहीं जाने मत दीजिए, आप उनको पढ़ने मत जाने दीजिए, आप उनको नौकरी मत करने दीजिए, क्योंकि अगर वो घर से निकली तो वो इतनी बेवकूफ हैं, इतनी नादान हैं कि पहला मौका पाते ही वो किसी मुसलमान लड़के के साथ भाग जाएंगी। ये सुबह से शाम तक बात कही जा रही है। ये जो फिल्म दिखाई जा रही है, ये जो केरला स्टोरी वगैरह, उसमें भी यही बात है। मैं रोज देखती हूँ दैनिक भास्कर जैसे अखबार में, रोज कभी बरेली को लेकर के, तो कभी कहीं को लेकर के, तो कभी कहीं को लेकर के। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जो हिंदू लड़कियां हैं, वो उनके पास अब एक ही काम रह गया और वो है मुस्लिम लड़कों के साथ भागना। तो ये जो कर रहे हैं, ये क्या, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि लड़कियों की जो आजादी है, लड़कियों का जो चुनाव करने का अधिकार है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने और संविधान ने दिया है कि आप अपना जीवन साथी खुद खुद चुन सकते हैं। अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि धर्म की कोई बात नहीं है, जाति की कोई बात नहीं है, लिंग की भी कोई बात नहीं है, किसी लिंग के भी साथी को आप चुन सकते हैं। कहाँ तो ये बात हो रही है, कहाँ तो हम इस दिशा में जा रहे हैं, और कहाँ संघ परिवार के लोग माँ बाप के अंदर एक डर पैदा करके कि तुम्हारी लड़की मतलब भाग जाएगी किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ या किसी दूसरी जात के लड़के के साथ, इसलिए उसके बारे में अभी से तय कर लो, जल्दी शादी कर लो और घर में उसको बंद रखो, इसको किसी तरह की आजादी मत दो। तो यही तो है मनुवादी सोच।
जो कि पूरी की पूरी जनता के ऊपर तारी की जा रही है। और अगर आप इसके साथ साथ एक बात और को देखें, आज हम लोग सब मानते हैं, आज भी हम लोग महिला महापंचायत करके आ रहे हैं वो पहलवानों के समर्थन में। और अगर 9 साल का इतिहास देखें, पिछली बार जब हमने आपके साथ इंटरव्यू किया था तो इस पर चर्चा भी हुई थी कि पिछले 9 साल में महिला सुरक्षा को लेकर के भाजपा की सरकार की क्या भूमिका रही है। और तमाम उदाहरण सामने आए थे कि उन्होंने कैसे बलात्कारियों को और अपराधियों को पूरी तरह से संरक्षण देने का काम किया है। तो अब इससे इसका जो दूसरा पहलू है, एक तो ये है कि महिलाओं के लिए फिर न्याय पाना कितना मुश्किल है, उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप सोचिए, आज अगर हम देखें कि सरकार जहां ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, जो एक उनका मंत्री है आरोपी, उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है, सेंगर के साथ क्या किया था, तो समाज के अंदर लड़कियों के माँ बाप को क्या संदेश जा रहा है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियों के ऊपर हर क्षेत्र में हिंसा होगी। अगर वो खिलाड़ी बनती हैं तो उनके साथ हिंसा होगी, अगर वो टीचर बनती हैं तो होगी, अगर वो पढ़ने जाएंगे तो होगी, कहीं भी वो निकलेंगे घर के बाहर तो उनके साथ हिंसा होगी। और हिंसा से बचाने के लिए कोई ताकत इस देश में बची नहीं है। न प्रशासन उनकी मदद करेगी, न सरकार उनकी मदद करेगी, न न्यायपालिका उनकी मदद करेगी। आज आप देखिए, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अगस्त में वो बिल्किस बानो के जो हत्यारे उनके परिवार के और उनके साथ बलात्कार करने वाले थे, अगस्त में छोड़े गए थे। सुप्रीम कोर्ट पूरी हमदर्दी के साथ हम लोगों का पिटिशन सुन रहा है, लेकिन आज तक 1 साल हो जाएगा, 2 महीने के बाद 10 महीने हो गए, उनको वापस जेल में भेजा नहीं गया। तो ये सिर्फ यही नहीं दिखाता कि कितना अन्याय हो रहा है, ये भी दिखा रहा है माँ बाप को, लड़कियों के माँ बाप को, कि लड़कियों को सुरक्षित रखने की कोई ताकत अब इस देश में बची ही नहीं है। सरकार की नीयत उनको सुरक्षित रखने की है ही नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, शुरू हो गया है। अभी अभी कई जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है खिलाड़ियों को, वहां लोग इंटरव्यू लेने गए हैं, लड़कियों को वहां से हटाया जा रहा है। लड़कियों को भेजने में माँ बाप कतरा रहे हैं, लड़कियों के साथ आ रहे हैं माँ बाप, वहां तक बैठे रहते हैं उनके ट्रेनिंग के दौरान। तो ये कब तक होगा, ये यही होगा, फिर लड़कियों को जो एक मौका मिला है आगे बढ़ने का, वो भी मौका उनसे छिन जाएगा। तो यही है मनुवाद, यही है मनुवाद को लागू करने के तौर तरीके। कोई यही नहीं कहेगा कि देखो हम ये किताब लेके आए हैं, ये मनुस्मृति है, आज के बाद हम इसको लागू करेंगे, तो कोई ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन उसकी जो भावना है या उसकी जो दुर्भावना है, उसकी जो सोच है, उसको तो लागू करने का काम इस सरकार ने शुरू कर ही दिया है। और वो डॉक्टर साथ अंबेडकर छोड़ ने रहे हैं। एक लाइन लिखा है और मैंने उस पर जी वीडियो बनाया था कि कई बार प्रथाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि उसके सामने कानून भी फीका पड़ जाता है। जी, फिर से बताइए, क्या कहा कई था बार उन्होंने? कई बार कई बार, प्रथाएं हाँ प्रथाएं प्रथाएं, प्रथा हाँ जो हाँ परंपरा के नाम पर, जी परंपरा के नाम, ठीक है। वही बात है हमारे यहाँ संस्कार के नाम पर, परंपरा के नाम पर तो पहले से ही बहुत सारे बंधन महिलाओं के ऊपर डाले गए थे। और उसका प्रमुख कारण आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखने का था। अगर लड़कियां नियंत्रण में नहीं होंगी, शादी अपने मन से करेंगी, तो वर्ण व्यवस्था भी अपने आप चरमरा जाएगी। इसलिए उसको बनाए रखने के लिए जरूरी था। लेकिन जब एक बार संविधान बना, तो हमको भी एक ये विश्वास हुआ कि परंपरा, संस्कार, धार्मिक भावना, धार्मिक मान्यता से बढ़ करके संविधान है। जब भी एक टकराव होता था धार्मिक सोच में और संविधान में, तो ये कहा जाता था संविधान सुप्रीम है। अब जैसे कि मान लीजिए ट्रिपल जी तलाक है या कोई भी बात है, तो ये है कि नहीं, जहां पर कोई टकराव है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो हम महिलाओं को भी इस बात का पूरा विश्वास था कि जब भी हमको परंपरा के नाम पर, संस्कार के नाम पर दबाया जाएगा, तो संविधान हमारी मदद करेगा और हमको इन परंपराओं से, इन संस्कारों से बचाने का काम करेगा। लेकिन अब जी वो विश्वास टूट रहा है, अब वो हम्म विश्वास कम हो रहा है,
क्योंकि जो संविधान को लागू करने की ताकत है वो किसके हाथ में है? वो तो सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका के हाथ में है। अगर वो उसको लागू नहीं करेंगे तो संविधान में जो कुछ हमको मिला है वो तो किताब की जिल्द के अंदर पड़ा रहेगा, हम तक नहीं पहुंचेगा। ये समस्या जी। है। एक आपने बात कही कि वो संविधान खत्म करने की घोषणा नहीं करेंगे या मनुस्मृति लागू करने की घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने व्यवहार में, अपने एक्ट से वो सब करते करेंगे रहेंगे। सब कुछ। जी। हाँ, एक बात और आपने कहा कि अम्बेडकर और सावरकर को साथ लेने के फिराक में है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो दो अंतर विरोधी ध्रुवों को पढ़ाना चाहते हैं। Yes. ठीक है? वो जो हम लोग कहते तो हैं कि जो चीजें एक हो नहीं सकती हैं या हाँ, जिनका समन्वय हो ही नहीं सकता है, वो आज उसका समन्वय जनता के सामने करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो झूठ का सहारा ले रहे हैं। अब जी, वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें वो दिखाने वाले हैं कि भगत सिंह को प्रेरणा सावरकर से मिली थी, सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा सावरकर से मिली थी। उनकी एक किताब आई हुई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सावरकर को बहुत मानते थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनसे जाके मिले भी। लेकिन लोगों को याद करना चाहिए, अगर डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदुत्व के लिए या हिंदुत्ववादियों के लिए दिल में जरा भी जगह होती तो वो मनुस्मृति को जलाने का काम क्यों करते? ये मेरी नहीं वो तो समझ से हजारों साल के इतिहास में एक बहुत ही जबरदस्त और बहादुर कदम था कि जिस चीज को सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र माना गया है बहुत लोगों ने, उसको उन्होंने जलाया सार्वजनिक रूप से। क्यों जलाया? हुँ, दूसरी बात, जब उन्होंने राजनीतिक दल बनाया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको समय समय पर तमाम दलों के साथ तालमेल करना पड़ेगा, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, परिस्थितियों को देख करके। लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उनके साथ तो आप कभी समझौता कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं, आपके अधिकारों को जी। ही समाप्त कर देना चाहते हैं। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। आजकल लेकिन आजकल फिर बहुत भी सारे दलित हैं जिनके लिए जो है ना बीजेपी प्राइमरी एनिमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे दलित हैं आजकल। वो दरअसल दलित होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो छुपे उनसे हुए एक भी ही हैं। बात कहती हूँ कि आप और कुछ, मैं नहीं कहती हूँ आप मार्क्सवाद पढ़िए या आप और कुछ पढ़िए, आप डॉक्टर अंबेडकर को ही पढ़िए, आप जात का उन्मूलन ही पढ़िए, आप उनके ही हुँ, लेखन को पढ़िए, आप और कुछ ना पढ़िए। और उनके लेखन को पढ़ने से, उनका अध्ययन करने से आपको एक बात तो समझ में आ जाएगा कि हिंदुत्व की धारणा में आपको कहीं भी अपना कल्याण नहीं मिल सकता है, अपना भविष्य नहीं जी। मिल सकता है। और इसके सावरकर साथ-साथ रतलाल जी एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, केवल जी। दलितों को ही नहीं समझने की ज़रूरत है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, तो हुँ, एक बात जब मैंने आपसे इसके पहले भी चर्चा की है कि महिलाओं के अधिकारों को हमारे देश के इतिहास में केवल और केवल उन लोगों ने समर्थन दिया है, जो सामाजिक न्याय के समर्थक थे। जो जी, रूढ़वादी परंपराओं के समर्थक थे, वो निश्चित रूप से कभी भी उन्होंने महिलाओं के लिए एक शब्द भी हमदर्दी का नहीं बोला है। लेकिन अगर आप बुद्ध से लेके आगे बढ़े, तो जितने समाज सुधारक रहे हैं, हुँ, जितने मतलब जितने नाम आप लेंगे, सब ने महिलाओं की पीड़ा को समझने की कोशिश की है और उनको बराबरी की तरफ जगह बनाने की कोशिश की है। मतलब मैंने देखा कि मीराबाई ने भी जो हुँ। हमारे कबीर के साथ, संत जी, रविदास संत रविदास जी रविदास। थे। हाँ, संत रविदास जो चमड़े का काम करते थे, तो मीराबाई ने अपने गीत में कहा है कि मैं तो रविदास की भक्त हूँ, मैं तो हुँ, उनका गुणगान करती हूँ और जैसे वो चमड़े को रंगते हैं, मैं भी उसी रंग में अपने आप को रंग रही हूँ। ये एक जी, राजकुमारी कह रही है, एक क्षत्रिय वंश की राजकुमारी। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि आज हमारा समाज, हमारी महिलाएँ, उनमें भी जाति की भावना, जाति जी, की पहचान इतनी हुँ, उनके ऊपर ज़बरदस्त है कि वो अपने उद्धार में जो उनकी जात के लोग नहीं हैं, जो एक हुँ, तरह से सहजाति तो छोड़िए, उनसे निम्न जाति के लोग हैं, उनको देखना ही नहीं हुँ, पसंद करती हैं।
मैं देखती हूँ, और मैं तो पढ़ी मानती लिखी हूँ कि महिलाएं, पढ़ी लिखी हाँ हाँ महिलाएं। सब, पढ़ी लिखी अनपढ़, हर महिला को इस देश में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर अपने घर में लगानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही उनको कुछ अधिकारों से मतलब लैस किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दुर्भावना है कि वो फलानी जात के नेता थे, फलाने जात के जी सदस्य थे। तो ये भी जो भावना है, ये भी जो सोच है, ये भी हमारी मुक्ति की लड़ाई में बहुत बड़ा रोड़ा है। मैं बार-बार अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आपको समझना होगा कि आपकी समानता की लड़ाई का साथ कौन देता है? आपकी हम्म इस लड़ाई का साथ डॉक्टर अंबेडकर देते हैं, फूले देते हैं, जो लोग लेफ्ट के हैं, जो समाज परिवर्तन चाहते हैं, जो लोग इस समाज में रूढ़िवादिता के खिलाफ हैं, वही महिलाओं की भलाई चाहते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। जब तक तमाम महिलाओं के अंदर ये पहचान नहीं होगी कि उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, तब तक इस लड़ाई को लड़ना इस देश के अंदर काफ़ी मुश्किल होगा। ये मेरा मानना है। जी, शुक्रिया मैम, और बहुत ही सरलता से आपने समझाया मनुस्मृति के माध्यम से वर्तमान राजनीति को भी। और चलते-चलते अम्बेडकर साहब का एक कोट मैं सुना देता हूँ। जी। सावरकर के बारे में उन्होंने लिखा है कि सावरकर बहुत ही कन्फ्यूज़्ड आदमी है। बुद्धिज़्म पे उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा था, वो केसरी में छपा था और उसपे कन्फ्यूज़्ड आर्टिकल था। तो उसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि बहुत कन्फ्यूज़्ड आदमी है, उसने अपने पेट से जहर उगला है। ये हाँ, अम्बेडकर का स्टेटमेंट है। जी, तो उस ज़हर को चर्चा पहचाना उन्होंने। अगली बार अगर मिलेंगे तो सिर्फ महिला पंचायत पे चर्चा करेंगे कि महिला ठीक, पंचायत ठीक, में ज़रूर, आखिर हो ज़रूर, क्या ज़रूर। रहा है। और हमें पता होता तो हम आपके साथ ज़रूर वहाँ जाते और देखते हाँ, कि ये सारी रिकॉर्डिंग भी करते। जी, शुक्रिया मैम। शुक्रिया दोस्तों, सुभाषिनी धन्यवाद, अली जी ने बहुत धन्यवाद। सरलता, सहज से सहजता से समझाया पूरे अंतर्विरोधों को। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। शुक्रिया। शुक्रिया मैम, थैंक यू। धन्यवाद।